चलिए अंतर्वैयक्तिक कौशल से अब 14 दिन शेष बाकी है, तो हम लोग सीसैट की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे। और थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में समाप्त हुआ, आज क्लासेस पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब ऑनलाइन क्लासेस में जो बचा समय है वो ऑनलाइन क्लासेस पे दिया जाएगा। यहाँ पर जो होता है, आज अंतर्वैयक्तिक कौशल का चैप्टर 1 हमने इसका देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक ले जो होता है आपको चैप्टर 1 में हमने पढ़ा दिया था अंतर्वैयक्तिक कौशल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से 100 क्वेश्चन पूरा पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रशासक के अनिवार्य घटक क्या हो सकते हैं। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी तो होना ही चाहिए आपको, ईमानदारी, क्षमता भी होना चाहिए और प्रभावशीलता, ये तो पहला का ऑप्शन सही है। संचार, संचार जरूरत नहीं है प्रशासक में। नियंत्रण, ये देखिए नहीं होगा, ठीक है। कोमल हृदय, ज़्यादा आप प्रशासक के लिए एक अनिवार्य घटक कोमल हृदय नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन सही है। पहली ईमानदारी होनी चाहिए, फिर क्षमता होना चाहिए, प्रभावशीलता, ये प्रशासक के अनिवार्य घटक माने जाते हैं, ठीक है। ये अनिवार्य घटक माने जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का। पीसीएस 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का प्रक्रिया का अंग नहीं है, ठीक है। कौन से जो होता है संप्रेषण जो होता है प्रक्रिया का अंग नहीं है। माध्यम, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, संचरण या सूचना। तो आप बता सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया का अंग नहीं होता, ठीक है। संप्रेषण जो होता माध्यम हो सकता है, एक से दूसरे तक संप्रेषण। संचरण भी जो होता है एक संप्रेषण प्रक्रिया है। सूचना भी जीवन और मूल्य दृष्टि जो होता है ये तो संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। ये संप्रेषण के अंग नहीं। आपको देखने में ही क्वेश्चन पता चल गया होगा कि संप्रेषण जो होता है एक माध्यम होता है, एक संचरण होता है, सूचना होती है, मतलब एक दूसरे की तरह पहुँचना ही जो होता है। लेकिन यहाँ पर जीवन और मूल्य दृष्टि नहीं दिखाई देता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे। आपका पीसीएस 2018 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन बताइए ऑप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो होता है सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए, किससे वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राणभूत होनी चाहिए, बहुमुखता या संवेगात्मक अस्थिरता या सत्तावादिता, क्या जरूरी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है आपको। देखिए बताइएगा, सही है आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राणभूत सामाजिक स्वरूप, ठीक है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिएगा आप। हो गया, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य नियमित अंतरक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। सबसे बड़ा जो होता है लाभ क्या इसमें होगा। पहला है अधीनस्थ को संतुष्टि प्रदान करना। दूसरा है यह समूह संबंधों को घटाती है। तीसरा जो दिखाई देगा वो प्रभावी निर्णय को सुगम बनाती है। चौथा है यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन होगा। किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थ के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रभावी निर्णय को सुगम बनाना, ठीक है। क्या बनाना, प्रभावी निर्णय को जो होता है सुगम बनाती है। ये जो होता है ऑप्शन सी लगाएंगे आप, ऑप्शन सी लगाइएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। पीसीएस 2018 का जितने क्वेश्चन 2018 में पूछा गया सब देख लीजिएगा। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। सृजनात्मक, समूह सोच, अनौपचारिकता या मनोवैज्ञानिक सतर्कता, क्या ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे आप, ठीक है। देखिए उच्च अनुरूपता समूह के लिए अंतर जो होता है अतार्किक निर्णय समूह सोच कहलाते हैं, ठीक है। अतार्किक निर्णय क्या कहलाते हैं, समूह सोच कहलाते हैं। ऑप्शन बी लगाइए। सिर्फ आंसर देखे रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। 2018 में जितने भी क्वेश्चन सब निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है। निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़तापरक या निष्क्रिय आक्रामक,
बताएंगे आप। जो होता है निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है। अगर आपको निर्णय लेना है कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होगी। निष्क्रिय, ये तो हो ही नहीं सकता, निर्णय लेना में निष्क्रिय नहीं होगा। आक्रामक कर नहीं सकते हैं, कोई निर्णय अगर लेते हैं तो आक्रामक आपके अंदर होनी नहीं चाहिए। निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। निष्क्रियता आक्रामक दोनों की बात करता है, नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप, तो तीनों एक ही मध्यम है। बचा क्या, दृढ़ता परक। नोट करेंगे, दृढ़ता परक, ठीक है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। अप्रत्यक्ष संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, या मौन संप्रेषण, या औपचारिक संप्रेषण। बताएंगे आप कक्षागत संप्रेषण में कौन सा सम्मिलित नहीं होता। संप्रेषण का अर्थ समझ रहे हैं ना, बताइएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष संप्रेषण होना बहुत जरूरी होता है कक्षागत में। मौन संप्रेषण भी होना चाहिए, औपचारिक संप्रेषण, लेकिन अनौपचारिक संप्रेषण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, बी लगाइए, अनौपचारिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। समझ गए, वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सदस्य असंतुष्टि के सक्षम निर्णय की प्रक्रिया, सदस्य संतुष्टि, या सूचनाओं के सक्षम अंतरण। ऑप्शन देखेंगे, देखिए सूचनाओं के सक्षम अंतरण, ऑप्शन डी लगाइएगा। सूचनाओं के सक्षम अंतरण के उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार में दिए गए यहाँ जितने विकल्प हैं सबसे अच्छा विकल्प आपका यही है, सूचनाओं के सक्षम अंतरण। ये इस वृत्ताकार सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन डी लगाएंगे। जितना ये अंतर्वैयक्तिक कौशल का जितने प्रश्न होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता पढ़ेंगे, मान लीजिए 2018 से पढ़ा रहे हैं 2024 तक ले 6 साल का प्रीवियस पढ़ लेंगे, तो जो 18 क्वेश्चन आपका बचता है, ये 18 क्वेश्चन जो होता है, इसमें से तो 12 क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हेर फेर बदल हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। तो यह अंतर्वैयक्तिक कौशल जैसे आपको लगेगा, अगर आप 6 साल का क्वेश्चन पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, 6 साल का अगर आप पढ़ भी लेते हैं, तो आप जब पढ़ लेंगे तो आपको जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 से 22 या 25 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभी 23 क्वेश्चन दे देता है। इसमें से जो था 18 क्वेश्चन आप बिना हिचक लगा लेंगे, आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। इसमें यही सबसे बड़ी खासियत है, और बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें सोचने की क्षमता बस रखनी चाहिए, और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। सुनना समझ रहे हैं, सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, या जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, संचारित की गई सूचना को अप्रसारित करना, या संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। इसमें क्या है, सुनने की। देखिए, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है जब हम किसी सभा या सम्मेलन में, कोई भी सभा हो या सम्मेलन में, वक्ता द्वारा कही गई बातों का सही सही अर्थ निकालने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ही तो कहलाती है सुनने की परिभाषित प्रक्रिया। अगर उसकी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो होता है, सुनने को जो होता है सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है जब हम किसी सभा या सम्मेलन में वक्ता की कही गई बातों को सही सही अर्थ जो होता है निकालने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी लगा दीजिएगा, ठीक है। सही सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तो जो होता है, सुनने की सर्वाधिक अच्छी परिभाषित तो ही होनी चाहिए ना, जब वक्ता की बात समझ में आपको आता है। प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। अगर किसी बात की प्रतिक्रिया देना है तो आप क्या समझते हैं, एक विशिष्ट आवाज़ या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, या आपका ध्यान खींचने वाली आवाज़ों को छांटना, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, संदेशों को अर्थ प्रदान करना। इसमें क्या है, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं। प्रतिक्रिया देने से हम ये कहते हैं, समझते हैं कि जब हम किसी वक्ता या नेता के भाषण को सुनते हैं, सुनने के पश्चात उसकी बातों की प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह प्रतिक्रिया नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। इस घटना को ये दर्शाता कि जब हम समझ की पुष्टि कर रहे हैं
या अपनी समझ की पुष्टि करने में सक्षम है, तभी आप जो होता प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, जब आप पुष्टि करने में अपनी संदेश के प्रति अपनी समझ की जब पुष्टि करेंगे तभी तो प्रतिक्रिया देंगे। जब उसकी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, जब उसकी बात को नहीं समझेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, ठीक है, तब आप प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। आज समझते हैं, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? हमने बताया था उर्दू संप्रेषण या क्षैतिज संप्रेषण। ठीक है, उर्दू है क्षैतिज संप्रेषण, दोनों हमने बताया था। और हमने बताया क्षैतिज संप्रेषण एक प्रकार है पार्श्विक संप्रेषण का, अधोगामी संप्रेषण का, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का या तटस्थ संप्रेषण का। ऑप्शन देखेंगे। पार्श्विक संप्रेषण हमने आपको ऑप्शन में बताया था। क्षैतिज संप्रेषण एक प्रकार है किसका? पार्श्विक संप्रेषण का। नोट कर लेंगे, पार्श्विक संप्रेषण का प्रकार है। 14 दिन सीसैट पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप। अधोलिखित में कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? अधोलिखित में जो होता है कौन सा विकल्प जो होता है शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? ठीक है, तो आपको हम 50 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में हम आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे, आप इसी को रिपीट करिएगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में देख लीजिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक जो होता पार्ट 1 में दिया है, 41 से 60 तक आज दे रहे हैं आपको। ठीक है, 20 मिनट के क्लास होगा, 20 मिनट में 25 मिनट में आपको क्लास में दे देंगे आपको। तो इसी को रिपीट करिएगा 1-2 बार और भी सारे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अधोलिखित में कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता है? शाब्दिक संवाद नोट करेंगे, क्या होना चाहिए समझिए। शाब्दिक संवाद को इंगित करता, प्रोफेसर शर्मा ने अपनी व्याख्यान कक्षा में दिया, ये शाब्दिक संवाद है कि नहीं है? प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया तो शाब्दिक संवाद इंगित करता। प्रोफेसर वर्मा ने अपना संदेश मोबाइल द्वारा छात्रों को दिया, तो ये तो शाब्दिक नहीं हुआ ना, मोबाइल के द्वारा देना, ये संचार का माध्यम हो गया, संप्रेषण का माध्यम होगा। माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बच्चा रो रहा है, ये तो शाब्दिक संवाद नहीं है। ठीक है, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा, पत्र लिखना क्या होता है? शाब्दिक संवाद है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बचा कौन? ए, प्रोफेसर शर्मा ने अपनी व्याख्यान कक्षा में दिया था, ये शाब्दिक संवाद के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे, हाव भाव संप्रेषण संबंधित है। हाव भाव संप्रेषण संबंधित होता है, बताएगा काइनेसिक्स या काइनेसिक्स से या प्रोजेसिक्स से या पैरा लैंग्वेज से या अशाब्दिक व्यवहार से। देखिएगा तीनों में से कौन सा इसमें हाव भाव का संप्रेषण होता है। देखिए, जब हाव भाव का संप्रेषण होता है, हाव भाव समझ रहे हैं ना, ये इसका कोई शाब्दिक नहीं होता, काइनेसिक्स नहीं होता। ठीक है, ये हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित हमेशा क्या होता है? अशाब्दिक व्यवहार होता है, शब्दों से व्यवहार नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है? अशाब्दिक व्यवहार होता है। ठीक है, अर्थ अगर आप समझ पा रहे हैं तो आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। हाव भाव संप्रेषण, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? बताएंगे आप। संप्रेषण का रूप नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार संप्रेषण का रूप है। ठीक है, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना भी एक संप्रेषण का रूप है। संवाद संप्रेषण का रूप है। सामाजिक अंतरक्रिया संप्रेषण का रूप है। तो कौन होगा? देखिए, संवाद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है संप्रेषण का रूप होगा। साक्षात्कार है, आमने सामने बात कर रहे हैं तो ये भी एक संप्रेषण का रूप होगा। सामाजिक अंतरक्रिया जो होता है, आपको नहीं लग रहा है साक्षात्कार में भी एक दूसरा आदमी होता है, सामाजिक अंतरक्रिया में एक दूसरा आदमी डिपेंड करता है। संवाद करेंगे तभी एक सामाजिक रूप में होगा। मनोरंजक पढ़ना उपन्यास से, आप अकेला पढ़कर उपन्यास पढ़ते हैं, संवाद किसी से कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा किसी से नहीं, खुद अंतर्वैयक्तिक कौशल है लेकिन अपने अंदर हो रहा, तो हमेशा निकल के कौन? बी, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना। तो ऑप्शन में ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे। संप्रेषण प्रक्रम में अंतिम चरण क्या होता है? अंतिम चरण बताना आपको। देखिए, नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं अंतिम चरण नोट करिए। पहला जो होता है संदेश होता है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो होता है संकेतन होता है। तीसरा जो होता है भेजना होता है। चौथा जो होता है विसंकेतन होता है। पांचवा जो होता है प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, ये अंतिम क्रिया होती है, प्राप्तकर्ता होता है, ये जो होती है अंतिम क्रिया होती है। तो यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण में अंतिम चरण जो होता है प्रतिपुष्टि की होती है।
क्योंकि जो संदेश हो भेजा गया है यहाँ से शुरू से और प्राप्त करता है, तो जब ये प्राप्त कर लेता तब इसके अंतिम चरण होता है। जब कोई संदेश भेजने वाला है या कोई प्राप्त करने वाला है, जब इसको पता चल जाता है कि संदेश हमारा प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गया है, तब एक शब्द निकलता है जिसका नाम होता है प्रतिपुष्टि। क्या होती है? प्रतिपुष्टि। यही जो होता है क्या कहलाता है? अंतिम संप्रेषण होता है। प्रभावी चरण का अंतिम संप्रेषण कौन होगा? प्रतिपुष्टि होगा। तो यहाँ पर प्रतिपुष्टि को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा आपको। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। अभी तक सभी मनुष्य मेरे संपर्क में आए हैं और स्वार्थी हैं, अतएव यह अनुमान क्यों ना लगा लूँ कि मनुष्य स्वार्थी हैं। कह रहा अभी तक जो होता है सभी मनुष्य मेरे, जितने मनुष्य मेरे संपर्क में आए हैं सब स्वार्थी हैं। कह रहा है कि मैं ये अनुमान क्यों न लगा लूँ कि मनुष्य जो होता स्वार्थी है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? इसमें उसका तर्क दोष क्या निकाला? उसमें अंदर क्या निहित तर्क दोष है? आत्माश्रय है, अवैध सामान्यीकरण है, चतुष्पदी है या उपयुक्त में कोई नहीं है। जाहिर सी बात है ये जो होता अवैध सामान्यीकरण है। क्या है? अवैध सामान्यीकरण है। ऑप्शन बी लगा लेंगे आप। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। कहता है कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। यदि तर्कवाक सत्य है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कह रहा कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है। आप इसी तर्कवाक्य को सत्य मानते हैं तो कहता है कि सभी दार्शनिक वैज्ञानिक है। इस तर्कवाक्य की सत्यता अथवा असत्यता के संबंध में क्या कहा जा सकता है? यह सत्य है, यह संदिग्ध है, या असत्य है, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, अगर कोई वैज्ञानिक दार्शनिक नहीं है, ये अगर तर्कवाक्य सत्य बता रहा है तो सभी दार्शनिक वैज्ञानिक हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या हो जाएगा? इसमें असत्य बात हो जाएगा। सीधे सीधे मान लीजिए असत्य है, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी वक्त है, 14 दिन शेष बाकी है पेपर का। अगर टेस्ट सीरीज देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होगा? सीसेट का जो होता कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा हम इवनिंग टाइम में जो होता लाइव क्लास में पढ़ा देंगे 7 बजे। ठीक है, जैसे रीजनिंग का उनमें इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाएगा कैलेंडर को, हम कैलेंडर को आज देख लेंगे। घड़ी को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और आपका जो होता है त्रिभुजों को गिनना या उसमें बता देंगे 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे बता देंगे, सिर्फ उसको याद करके जाइएगा एग्जाम में, आपको उसी में से आएगा, उससे बाहर नहीं अब तक पूछा गया। तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज आते हैं तो उसमें देख लेंगे। तो 3-4 चैप्टर ऐसे रीजनिंग के होंगे जिन्हें जो होता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इन्हें हम बता देंगे। ठीक है, इवनिंग क्लास में हम लाइव क्लास जब आएंगे बोर्ड पर तब हम आपको बता देंगे। फिर इसके बाद जो होता है सीसेट में जो होता है, सीसेट में ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होगा, कुछ मैथ के क्लासेज होंगे जिसमें देख लीजिएगा। इसके बाद जो होता है आपका जीएस का जो होता है टेस्ट सीरीज आप लगाइएगा। ठीक है, अब समय आपके पास नहीं है, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइएगा। अगर पढ़ने का टाइम हो तो पढ़िए, नहीं तो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे अब। तो क्योंकि अगर आप 12 दिन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, 12 दिन में कम से कम नहीं तो ईमानदारी से अगर टेस्ट लगाएंगे तो 20 टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिएगा। ठीक है, और अगर ऑनलाइन क्लास लगाते हैं टेस्ट सीरीज, अगर लाइव क्लास लगाते हैं तो अधिकतम से अधिकतम टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। लगभग जो होता है 40 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो हर कोचिंग वाले का टेस्ट सीरीज अगर आप पढ़ते हैं तो किसी न किसी का टेस्ट सीरीज अच्छा मिलता है, बहुत सारे कोचिंग। तो उसमें जो होता है 40 से 45 टेस्ट सीरीज हम खुद हल करा देंगे। आज से जो होता है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे इवनिंग टाइम में। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें शुरू करेंगे कुछ टेस्ट सीरीजें, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको ख़त्म करिए, ये 25 मिनट में समय है मेरे पास है, इसके बाद समय ख़त्म हो जाएगा। आगे देखेंगे, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं। कहता है बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर का पर नहीं लेटना चाहिए। ये तर्क दोष क्या है? कहता है बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, अतः बिस्तर पर जो होता नहीं लेटना चाहिए। इसमें तर्क दोष क्या है? निहित तर्क दोष क्या है? अग्निरक्षण, अवैध सामान्यीकरण है, या चतुष्पद है, या संग्रह है, या उपयुक्त में कोई नहीं। क्या इसमें दिखाई देता है? ठीक है, इसमें जो तर्क दोष दिखाई दे रहा है वो जायज़ सी बात है। अग्निरीक्षण या होता है अनिरीक्षण कह सकते हैं, अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण के कारण जो होता है ऐसा दोष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। इसके बारे में हमने पढ़ा दिया सामान्यीकरण के अग्निरीक्षण में। अब क्लास में जो टेस्ट सीरीज में नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत स्पीड में चलेंगे हम लोग। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है। कहता वह अवश्य
अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? इसमें तर्क दोष बताना है। कौन सा बात इसमें निहित तर्क दोष है? कह रहा है कि वह अच्छा आदमी है, वह अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसे बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। वह अर्थांतर दोष पाया जाता है उसमें, या संग्रह है, या विग्रह है, या अवैध सामान्यीकरण है। देखिए, अंतरांतर तर्क दोष है। इस कथन में क्या है? अर्थांतर तर्क दोष होता है यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना है या किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है तो उसे अर्थांतर दोष कहा जाता है। ठीक है, इसके हमने परिभाषा बताया था अर्थांतर दोष का कि यदि कोई युक्ति जिसका उद्देश्य किसी विशेष निष्कर्ष की प्रतिस्थापना करना या किसी अन्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए दी जाती है उसे हम अर्थांतर दोष के श्रेणी में रखते हैं। नोट कर लेंगे, अर्थांतर दोष के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इसको हम बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेंगे? ऑप्शन ए निकालेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है। कहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते हैं। इसमें तर्क दोष क्या दिखाई दे रहा है आपको? चतुष्पदी है? नहीं। अर्थांतर है? नहीं। आत्माश्रय है? नहीं। अवैध सामान्यीकरण है? नहीं। क्या इसमें दिखाई दे रहा है? कह रहा शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट ना करते। तो इसमें अर्थ क्या है? अलग अलग चीज़ होता है। तो डॉक्टर सबको शराब पीने के लिए कहते नहीं है, ठीक है, कि सबको अल्कोहल की मात्रा दिया जाता है। तो इसमें क्या है? अर्थांतर में अंतर है। उसके क्या है? तो अर्थ में अंतर होगा। ठीक है, सभी को लिए जो होता है शराब अनिवार्य नहीं होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है। कहता है विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। इसमें तर्क दोष क्या होता है? अर्थांतर है, चतुष्पदी है, या कुसादृश्य है, या विग्रह। ये भी जो होता वही क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही एकदम है। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। बात तो अर्थ में होगा, इसमें क्या हो जाएगा? अर्थांतर हो जाएगा। ऑप्शन ए निकाल लेंगे आप, अर्थांतर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आपको हम विग्रह बता देते हैं, उसमें ध्यान रखिएगा। उसमें विग्रह को हम आपको नोट्स दिखा दे रहे हैं और आप उसे नोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 एवं 7 एक संख्या है। इसमें निहित तर्क दोष क्या निकलता है? संग्रह का, या विग्रह का, या चतुष्पदी का, या उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, इसमें विग्रह दोष है क्योंकि इसमें समष्टि के विषय में सत्य कथन को व्यक्त करने के लिए विषय में सत्य बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें विग्रह में दोष है, इसमें विग्रह दोष है। कौन सा दोष हो जाएगा? विग्रह दोष हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, तो जाहिर सी बात ये क्या कर रहा है? ये 13 को जो था 2 संख्याओं में बांट दे रहा है, तो विग्रह ही कर रहा है ना। क्या कर रहा है? विग्रह ही कर रहा है। इसमें कौन से दोष पाए जाएंगे? विग्रह दोष पाए जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन मारिए, विग्रह दोष है। आगे चलेंगे। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। जो शेक्सपियर के एक दिन में जो सभी ग्रंथ हैं एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते हैं। हैमलेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हैमलेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें निहित तर्क दोष क्या निकलता है? ठीक है, जो हैमलेट है एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें निहित तर्क दोष क्या है? विग्रह है, या संग्रह है, या आत्माश्रय है, या उपयुक्त में कोई नहीं है। बताएंगे अब क्या है इसमें? इसमें देखिए, विग्रह है, संग्रह है, या आत्माश्रय है। आत्माश्रय नहीं हो सकता, संग्रह भी नहीं होता। कह रहा है अतएव हेलमेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसमें निहित तर्क दोष किसका है? विग्रह का है। किसका है? विग्रह का। नोट कर लेंगे, विग्रह दोष। आगे चलेंगे। युद्ध का लक्ष्य अस्थाई शांति है। युद्ध का लक्ष्य जो होता है अस्थाई शांति है। सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें तर्क दोष क्या निकल रहा है? इसमें निहित तर्क दोष क्या है? आत्माश्रय का है, या चतुष्पदी का, या अवैध सामान्यीकरण का, या विग्रह का। जल्दी बताइए इसमें कौन सा तर्क दोष है? हाँ ठीक है,
ये आत्मा आश्रय का है। क्या? आत्म आश्रय का है। ठीक है, क्या है? आत्मा अर्थात आत्म आश्रय का। ऑप्शन नहीं लगाएंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों का जो प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जो चयनों को जो होता है संकुचित करने में जो प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया जो होती है, प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नियंत्रण करना या प्रबंधन करना या निर्णय लेना या नियोजन करना, क्या कहलाती है? देखिए, आप पढ़े होंगे, हमने पढ़ाया होगा बर्नार्ड ने एक व्यापक विश्लेषणात्मक आधार पर प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णयन जो होता है व्यापक रूप से चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की एक प्रक्रिया है। कौन सा? निर्णयन। तो कौन हो जाएगा? निर्णय लेना। ठीक है, ऑप्शन सी। बर्नार्ड का हमने बारे में पढ़ाया था, बर्नार्ड के बारे में पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो भाई अब यहाँ पर 14 दिन में सारे क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाधान के अस्वस्थ अनुक्रिया है? द्वंद्व समाधान की जो होता है अस्वस्थ प्रक्रिया है। चलिए बताइएगा, तुरंत बताइएगा। जो द्वंद्व समाज की जो होता है समाधान की, द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, समझौता पाने की अक्षमता, समझौता पाने की अक्षमता। जायज़ सी बात है, संगठन में द्वंद्व समाधान हेतु महत्वपूर्ण मामलों में पहचान और अनुक्रिया करना, भूलना और विस्मृत करना, क्षमा करने की तत्परता होना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है, महत्वपूर्ण तरीके होना चाहिए, जबकि समझौता पाने की अक्षमता एक अस्वस्थ अनुक्रिया होती है। अगर आपके अंदर अक्षमता है तो द्वंद्व समाज समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको दिखाई दे रहा है। समझौता पाने की अक्षमता अगर आपके अंदर है तो ये अस्वस्थ अनुक्रिया होती है। द्वंद्व समाज की क्या है? अस्वस्थ अनुक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलें, देख रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जा सकता? अंतर्वैयक्तिक संबंध, लोक कौशल, दूसरा मृदु कौशल, तीसरा जीवन कौशल, चौथा संगठनात्मक कौशल। ठीक है, देखिए अंतर्वैयक्तिक का संबंध व्यक्त करने के लिए जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता, पहले याद रखिएगा। इसमें जीवन कौशल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लोक कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, मृद कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, संगठनात्मक कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जीवन कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन सी निकाल लेंगे, ऑप्शन सी को निकाल लीजिएगा। आगे चलें, लिखेंगे समानुभूत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है? समानुभूत के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? समानुभूत और सहानुभूत दोनों समान हैं। व्यक्ति में दूसरे की भावनाओं को समझना सहानुभूत होती है। दूसरा वाला तो एकदम सही है। सहानुभूत का अर्थ होता है दूसरे की भावनाओं के अनुभूतों को समझना, ये तो दूसरा सही है। ठीक है, महसूस करना क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जबकि सहानुभूत में दुखी व्यक्ति जो होता है अपने को जोड़ते हुए अपनी भावनाएं भी उस व्यक्ति को प्रेषित की जाती है। ठीक है, अर्थात आपका ऑप्शन केवल दूसरा सही है। सहानुभूत में सहानुभूत दोनों समान है, ये गलत है। समानुभूत और सहानुभूत दोनों समान है, ये गलत है। ठीक है, समानुभूत में सहानुभूत अलग होती है, समानुभूत अलग होता है। चलेंगे, समानुभूत का अर्थ क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं और अनुभवों को समझने में उन्हें महसूस करने की क्षमता होती है। जबकि सहानुभूत में क्या होता है कि दुखी व्यक्ति को अपनों को जोड़ते हुए, जो दुखी व्यक्ति है अपने दुख को जोड़ते हुए, ठीक है, अपनी भावनाएं भी उस व्यक्ति के तक जो तक प्रेषित की जाती है उसे हम सहानुभूत कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बी। आगे चलें, अगला देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक संबंध में किससे अधिक समय लगता है? अंतर्वैयक्तिक संबंध में जो होता है संबंधों में किसमें सबसे अधिक समय लगता है? आदान प्रदान करने में, संचार में, या समव्यवहार में, या विश्वास बनाने में? किसमें जो होता अधिक समय लगता है? तो बता दें अंतर्वैयक्तिक संबंध में विश्वास बनाने के लिए मनुष्य को सबसे ज़्यादा समय लगता है, विश्वास बनाने में। ठीक है,
आजकल के विश्वास बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। विश्वास बनाने में अंतर्वैयक्तिक संबंध में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी जो था मेज पर पटक कर प्रकट करता है तो उसकी क्या भावनाएं होती हैं। अगर कोई अधिकारी है अपनी लेखनी को मेज पर प्रकट करता है तो उसमें क्या भावनाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें क्या प्रकट हो रहा है? क्रोध को, अरुचि को, थकावट को या उलझन को। क्या लेखनी मेज पर पटकता है तो क्या करता है? आपको क्रोध दिखाता है। क्या करता है? क्रोध। आगे चलें। किसी व्यक्ति ने दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल है। किसी व्यक्ति में जो था दूसरे के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल होती है उपलब्धता की, सहिष्णुता की, शक्ति की या योग्यता की। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? किसी व्यक्ति की जो होता है अगर दूसरे के साथ काम करना होगा तो दूसरे वाले योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता सबसे बड़ी चीज़ है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप गंभीर रहते हैं। जो अपने सहकर्मी हैं अगर उनसे वार्तालाप करते हैं तो उसमें क्या रहते हैं? गंभीर रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते रहते हैं, सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो क्या होना चाहिए? अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप सही समय पर क्या करें? मुस्कुराते रहें। क्या करें? सही समय पर क्या करें? मुस्कुराते रहें। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं अनुकरण के द्वारा, समविराम दंड के द्वारा, तदात्मी द्वारा या आत्मसात करने के द्वारा। ठीक है, ताद आत्मीकरण के द्वारा या आत्मसात करने के द्वारा। कह रहा कौन सा कथन असत्य है? अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित होते हैं। देखेंगे अंतर्वैयक्तिक कौशल जो होते हैं समविराम दंड के द्वारा सीखे जा सकते हैं। किसके द्वारा? समविराम दंड के द्वारा। सविराम दंड के द्वारा सीखे जाते हैं। नोट करेंगे, सविराम दंड के द्वारा सीखे जाते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? असौहार्दपूर्ण या सौहार्दपूर्ण समझा जाता है, बताएंगे। किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, घूरना, दृष्टि संपर्क या मुस्कुराना। कौन सा असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है, बताएंगे आप। ठीक है, देखिए किसी को हाथ को अपने हाथ में लेना यह सौहार्दपूर्ण नहीं कहलाता है, असौहार्दपूर्ण नहीं कहलाता है। घूरना क्या? असौहार्दपूर्ण संकेत होता है अगर किसी को घूरते हैं तो। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? कौन सा जो होता है अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? शर्मिलापन। देखिए पहला काम अंतर्वैयक्तिक संबंध में सबसे बड़ा जो होता है शर्मिलापन। अगर आप शर्मिलापन कर लिए तो ये अंतर्वैयक्तिक कौशल में जो था संबंधों में जो होता सबसे बड़ी समस्या चीज़ क्या होती है? शर्मिलापन। ठीक है, कोई काम के लिए अगर शर्मिला किए ये समझ लिए बहुत बड़ा अंतर्वैयक्तिक कौशल में धोखा दे रहे हैं। आगे चलेंगे। आगे चले। संबंधों की संरचना संबंधित है नियंत्रण से, संगठन से, नियोजन से या अवप्रेरणा से। संबंधों की संरचना किससे संबंधित दिखाई दे रहा है? नियंत्रण से। जो संबंध बनते हैं वो नियंत्रण से बनते हैं? नहीं। संगठन से, नियोजन से नहीं, अर्थात संगठन से। संबंधों के जो संबंध होते हैं किससे होते हैं? संगठनों से नहीं होंगे संबंध। ठीक है, किसी पर नियंत्रण करके संबंध स्थापित करेंगे? नहीं। नियोजन करके? नहीं। प्लानिंग करके संबंध बनाएंगे? अप्रेरणा से नहीं। किससे होगा? संगठन से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? कौन सा जो होता है निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है? आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत। अत्यधिक विश्वास हो जाए, चिंतन के लिए समय लेना,
एकाग्रता या विश्रांत किसके लिए, अर्थात एकाग्रता का सूचक है। ठीक है, आगे झुकने की धनात्मक वैयक्तिक संकेत किसकी है, एकाग्रता का। नोट करेंगे, एकाग्रता का सूचक होता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि, अंतर्वैयक्तिक जो तक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। व्यक्ति हिंदी, इंग्लिश या भारतीय भाषा का ज्ञान हो नहीं, व्यक्ति को अंग्रेजी हिंदी भाषा ज्ञान हो नहीं, व्यक्ति को किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, यही अंतर्वैयक्तिक कौशल के सबसे आवश्यक है। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक क्या है, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके, यही तो अंतर्वैयक्तिक कौशल है, ऑप्शन डी। आगे चलें, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत नहीं है, कौन सा जो होता सुसंगत नहीं है, बताएंगे। अंतर्वैयक्तिक कौशल में कौन सुसंगत नहीं है, सकारात्मक अभिवृत्ति, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, ये जो होते देखिए सुसंगत नहीं है। अगर कोई सहयोगी है, अगर आप उसके पर संदेह करते हैं तो ये जो होता अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुसंगत नहीं होता, ऑप्शन बी निकाल लीजिए। ठीक है, संदेह नहीं होना चाहिए, जो सहयोग करता उस पर जो होता संदेह नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यूरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत का उत्सर्जन का कारण है। त्यूरी चढ़ाना, कौन सा जो होता है त्यूरी चढ़ाने के जो होता है नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। त्यूरी चढ़ाना, उबना, अधीरता, अविश्वास या झुंझुलाहट, बताएंगे आप क्या कहलाएंगे। त्यूरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत क्या है, उबना, अधीरता, अविश्वास, कौन सा होगा, झुंझुलाहट, ऑप्शन नंबर डी लगाइए, झुंझुलाहट। आगे चलें, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं के द्वारा प्रेरित होते, सही है, क्योंकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से भी जो होता है आगे व्यवहार बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा विषय व्याख्या भी करा, रीजन सही है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन ए लगाइए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्ज प्रभाव स्पष्ट करता है। पेल्ज प्रभाव आपको पढ़े होंगे, डोनाल्ड पेल्ज का नाम सुने होंगे, कौन से, डोनाल्ड ट्रंप ने, डोनाल्ड पेल्ज, ये इनका नेतृत्व 1952 में नेतृत्वकर्ता योग्यता के समर्थन और योग्यता समर्थता के अधीन कर्मचारियों और अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकताओं को मार्ग सिद्धांत दिया, जिसे पेल्ज प्रभाव कहा जा सकता है। जिसे क्या कहा जाता, पेल्ज प्रभाव कहा जा सकता है। किसके साथ दिया था, अधीनस्थ। ठीक है, जो अधीनस्थ हैं साथ उनको प्रभावी ढंग की आवश्यकता को मार्ग का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो प्रभाव के साथ संयुक्त समर्थता की मांग की थी, संयुक्त वरिष्ठों को समर्थता को दी थी, ऊपरगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों को समर्थता दी। तो आप बता सकते हैं इसमें आंसर जो होता है, आप क्या आंसर मारेंगे। हमने बहुत सारे आंसर बताया, आप इतने आसान क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं कि अभी जो होता है आंसर देने में आपको दिक्कत है। चलिए बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता के मूल्यांकन की प्रवृत्ति जो हमारे समान है उनसे तुलना करना पसंदगी का जानी जाती है। उनसे तुलना करने की जो होता पसंदगी जानी जाती है। सामाजिक स्वांगीकरण सिद्धांत के रूप में, सामाजिक निर्णय सिद्धांत के रूप में, सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत के रूप में। बताइएगा, दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यता का मूल्यांकन की जो प्रवृत्ति है जो हमारे समान है, उससे तुलना करने की जो पसंदगी जानी जाती है किस सिद्धांत पर लागू होती है। तो किस सिद्धांत पर लागू होती है, अर्थात सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, क्योंकि तुलना के आधार पर की जा रही है ना, तो जाहिर सी बात सामाजिक तुलना के सिद्धांत के आधार पर लागू होगी। ठीक है, आगे चलें,
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसे खंडन कर सके स्पष्ट करता है? बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें स्पष्ट करता? विशेष तर्क की अपील को, ख्यात तर्क की अपील को, पुतला के तर्क के रूप में, या जोरदार तर्क की अपील को? बताइए, जल्दी करिए, कौन सा ऑप्शन लगाएं? पढ़ा दिए, सही है, पुतला का तर्क देना, पुतला का तर्क देना, ऑप्शन सी लगाइए, सही है। एक कमज़ोर तर्क देने और उसे किसी और नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसे खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है पुतला का तर्क देना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तर्कड़ा का अंतिम सोपान कौन होता है? तर्कड़ा का जो होता है अंतिम सोपान जो होता है तर्कड़ा का कौन होता है? बताएंगे आप? हमने इसको भी बता दिया, ऐसा था कि नहीं आपको बताया है? अभी इसके ऊपर जो होता हमने आपको बताया था तर्कड़ा का अंतिम सोपान क्या होता है? सत्यापन। क्या होता है? सत्यापन, सही है। आगे चलें, ऊपर हमने बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? कौन सा कौशल होना चाहिए जो किसी के साथ रहें आप और निकट मित्रता बनाए रखने में सक्षम होता है? चीज़ें उधार लेना, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना, शक्ति अभिप्रेरणा, या पार्टी में प्रसन्न रहना? क्या रहता है? देखिए, स्वैच्छिक रूप से आपकी आवश्यकता पड़ने पर अगर आप उसकी सहायता करते हैं तो किसी के साथ निकट मित्रता बनाए रखने में सबसे बड़ी सहायता होती है, अर्थात ऑप्शन बी। ठीक है, ये तो मित्रता है। मित्रता क्यों बना रहा है भाई? आवश्यकता पड़ने पर आप दूर हो जाएंगे तो फिर मित्रता घनिष्ठ तो हो ही नहीं सकती है। जब व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि दूसरे उसे खतरा उत्पन्न कर सकते हैं तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति जो होता है ये अनुभव करता है हमें दूसरे से खतरा होगा तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया देती है, उसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, या मनोवैज्ञानिक दृढ़ता? क्या करते हैं? सतर्कता, मनोवैज्ञानिक सतर्कता। जब दूसरे से खतरा उत्पन्न होगा तो वो सतर्क ही होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक सतर्कता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण में मदद नहीं करेगा? निम्नलिखित में से आत्म परीक्षण में मदद नहीं करेगा? आत्म अभिव्यक्ति, आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, या आत्म प्रशंसा? कौन सा जो होता है आत्म परीक्षण में मदद नहीं करेगा? आप बता सकते हैं? आत्म अभिव्यक्ति, या आत्म जागरूकता, या आत्म प्रबंधन, या आत्म प्रशंसा? जो मदद नहीं करेगा आत्म परीक्षण में। ठीक है, चलिए, ठीक है। आत्म प्रशंसा सामान्यतः दूसरों की नज़रों में अच्छा नहीं होता। अगर आत्मा की प्रशंसा करते हैं तो ऑप्शन डी निकाल लीजिए, आत्म प्रशंसा। ठीक है, आगे चलें, निम्नलिखित कारणों में कौन से झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। अभी तो हमने पहले यही क्वेश्चन ऊपर आया था, कौन सा? एकाग्रता। देखिए, पीछे 2012 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। हमने बताया ना कि अगर आप 100 क्वेश्चन इसमें हल करके जाते हैं तो 20 क्वेश्चन से तो आप हूबहू वही पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ नए क्वेश्चन हमने 1 से 40 तक डाले हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, अगर डाउन वीडियो जो होता है फिर से जो होता है आपको प्ले लिस्ट में डाल देंगे, वैसे डाले थे प्ले लिस्ट में भी डाल देंगे। आगे चलेंगे, अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और स्थिति को प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। जो होती क्या होती? प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। देखिए, जो कह रहा अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहार से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती है। सही है, क्यों होती हैं? क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संतति से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती, दोनों सही। आर्य की सही व्याख्या ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है
अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष, नेता, संपर्क या मौलिक बॉस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो होता है कौन मौलिक बॉस जो होता है ये अंतर्वैयक्तिक भूमिका में नहीं आता, मौलिक या बॉस। ठीक है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नेता, संपर्क, ये सब तो एक ही खपड़ी के हो गए। ठीक है, मौलिक बॉस अलग हो गया। ठीक है, आगे चलें। जो अल्पकालिक समायोजन और दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन में समता बनाए रखे उसे क्या कहेंगे? जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन में समता बनाए रखे उसे हम क्या कहेंगे? विकिरणक, संसाधन आवंटक, व्यवधान सुधारक या वर्ताकार। क्या कह सकते हैं? संसाधन आवंटक, संसाधन आवंटक। आगे चले। द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्र पर बल देने और असहमति क्षेत्रों की उपेक्षा करने की व्याख्या करता है। प्रत्याहार कहलाता है। करा अगर द्वंद्व समाध है तो द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति देते हैं, क्षेत्रों पर बल देते हैं और असहमति क्षेत्रों की उपेक्षा आप लोग करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? प्रत्याहार, समन, मुकाबला या समझौता। तो क्या कहलाता है? इसे समन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? समन कहलाता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वंद्व समाधान की शैलियों में कौन सा बचकर निकलने शैली के रूप में जाना जाता है? कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? द्वंद्व समाधान में कौन सा जो था बचकर निकलने की शैली के समाधान में जाना जाता है? दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, गलत। दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना जबकि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, ये भी गलत। निर्णय टालने के द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना, सही है। ये जो होता है बच के निकलने के रूप में जाना जाता है। निर्णय टाल दिया जाए, दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा की जाए, ये बचकर निकलना किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है दूसरों के साथ जो होता संबंध होने की आवश्यकता दर्शाता है? संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता और या अनुरक्ति की आवश्यकता। क्या दर्शाता है? सम्मिलित होने की आवश्यकता। ऑप्शन ए, सम्मिलित होने की आवश्यकता। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है? शारीरिक हाव भाव, बातचीत, चेहरे की अभिव्यक्ति या प्रतीक। बताइएगा। शारीरिक हाव मौखिक संप्रेषण से, हाव भाव नहीं। बातचीत मौखिक संप्रेषण है जबकि अन्य सब गैर मौखिक संप्रेषण है। गैर मौखिक संप्रेषण, ठीक है। ये बातचीत क्या है? ये तो मौखिक संप्रेषण है ना। हाव भाव देना, चेहरे की अभिव्यक्ति करना, प्रतीक दिखाना, ये सब तो गैर मौखिक संप्रेषण होगा। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? बातचीत। तो इसमें ऑप्शन बी निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे चलें। वह जो मानता है कि सभी चीज़ें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, वह एक क्या है? भाग्यवादी, अहवादी या अहमवादी या तानाशाह या नैतिकतावादी। वो जो मानता है कि सभी चीज़ें जीवन की घटनाएं के पूर्व निर्धारित हुई थी, वह क्या होता है? भाग्यवादी होता है? नहीं, वो हमेशा भाग्यवादी होता है। क्या होता है? भाग्यवादी। ऐसे कौन मानते हैं? भाग्यवादी मानते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम के अनुसार है? कालक्रम के अनुसार है, बताइएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। पहले संप्रेषक होना चाहिए कि माध्यम होना चाहिए कि संदेश होना चाहिए? एकदम सिंपल सी बात है, तुरंत पकड़ लेंगे कि सबसे पहले आप संप्रेषक होना चाहिए। पहला संप्रेषक, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों में लड़ाई होगी। संप्रेषक के बाद क्या होना चाहिए? संदेश होना चाहिए। संदेश पहले, माध्यम तो संदेश लास्ट में भेजेंगे, नहीं, ये भी गलत हो गया।
संप्रेषक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर प्रभाव। ऑप्शन सी। संप्रेषण प्रक्रिया काल कालक्रम अनुसार लगाएंगे हम इसमें। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के द्वारा किए गए संप्रेषण को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर हो, टेलीशॉपिंग हो, इंटरनेट है, मोबाइल टेलीफोन हो के द्वारा जो किए गए संप्रेषण को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, मनोरंजन या विकासात्मक संप्रेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कहलाता है? अर्थात अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव कम्युनिकेट अर्थात अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, ऑप्शन ए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। आशावादी, निराशावादी, आशावादी का संबंध, निराशावादी इसके संबंध को निम्नलिखित में किसमें सबसे अच्छे तरीके से समझाया गया था? आशावादी है, निराशावादी है, इसी के समरूप जो था संबंध कौन अच्छे? कठिन या असंभव? कठिन असंभव तो बात एक ही हो गया। ठीक है, निर्यात और आयात, ठीक है, ये सही है। निर्यात बेचा जाए, आयात खरीदा जाए, ठीक है, मंगाया जाए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। आशावादी, निराशावादी, इसके समरूप कौन हो जाएगा अच्छे तरीके से? निर्यात और आयात, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप उसे सुन रहे हैं? वक्ता की ओर ध्यान नहीं देना, सिर हिलाना और आंख से संपर्क करना। देखिए, सिर हिलाना और आंख से संपर्क करते हैं, ये सुनने की अवस्था है, जी भाव को प्रकट करें, ये ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कौन सा आप भाव जो था दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? भाई जब उसकी ओर ध्यान देते हैं, सिर हिलाते हैं और आंख से संपर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या कर रहे हैं? उसकी बात को सुन रहे हैं, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, तैरना या हाथ लहराना। कौन सा संपर्क कौशल नहीं है? सुनना, तैरना, हाथ लहराना या बोलना। तो यहाँ पर जो था कौशल की बात करा, संपर्क कौशल, तैरना संपर्क कौशल नहीं होता है। सुनना संपर्क कौशल है, बोलना संपर्क कौशल, हाथ हिलाना संपर्क कौशल है। ठीक है, तो संपर्क के माध्यम से किया जा सकता है ना। तैरना तो संपर्क कौशल नहीं होगा, ऑप्शन निकाल लेंगे। ठीक है, निकालिए, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। आप एक आतंकवादी के हमले के बारे में सुनते हैं और बहुत ही भयाक्रांत होते हैं। आप कैसे देखेंगे? प्रसन्न होकर या भयातुर होकर या अनजान होकर या मुदित होकर? कैसे देखने की क्या कहेंगे? अर्थात भयाक्रांत की स्थिति में व्यक्ति जो अवस्था जो होता है भयातुर होती है। क्या होती है? भयातुर होती है। ठीक है, क्या होती है? अगर भयाक्रांत होते हैं तो इसकी अवस्था क्या होती है? भयातुर होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें। माफ़ी पत्र लिखते समय आपको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए समस्या का, नुकसान भरपाई का, समस्या निवारण का, पत्र के फंड का। जब अगर माफ़ी पत्र लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, अगर आप माफ़ी पत्र लिखते हैं तो आप मुख्य रूप से किस बात पे? समस्या का निवारण पर जो था मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। किस पे? समस्या के निवारण पर। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। डाट के बिना एक दूसरे के संवाद करना असंभव है। किसके बिना? आवाज़ के बिना, हाथ के बिना, फोन के बिना या संवाद कौशल के बिना? सबसे आवाज़ नहीं, सबसे ज़रूरी क्या है? संवाद कौशल। संवाद कौशल के बिना एक दूसरे के साथ जो था संवाद करना असंभव होता है। पहली बात, संवाद कौशल इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलें। एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? जो एक स्वस्थ जो होता है व्यक्ति होता है, कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? देखना, सुनना, सूंघना या छूना। ठीक है, देखिए सुनना, सूंघना, छूना किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति का माध्यम प्रारंभिक नहीं हो सकता है। ठीक है, जितना कि देखकर ज्ञान प्राप्त करता है,
जितना क्या देखकर ज्ञान, क्योंकि तीनों में प्रामाणिकता का अभाव सदैव बना रहता है, जबकि देखने से मूल्यांकन का अभाव होता है। ठीक है, तो आप क्या करते देख करके, चाहे बच्चा रहे होंगे तब भी देख करके ही सीखे होंगे। आपके घर में कोई बच्चा तो देख करके ज़्यादा सीखता है, सुन के बात को सुनता नहीं। तो ज़्यादा लोग किससे सीखते हैं? देख करके। आप तो देख रहे हैं मोबाइल में रील देख रहे हैं, जैसे डांस हो रहा हो वैसे देख करके सीख रहे हैं। सुनने से गाना सुनाएंगे तो डांस सीखने जाएंगे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कौन से प्रकट करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा अगर सीखने का सबसे अच्छा ज्ञान है तो देखना होता है, प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, देखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर। संप्रेषण का सही अनुक्रम क्या है? अभी हमने बताया था संप्रेषण का सही अवयव क्या होगा? प्रेषक, फिर संदेश, फिर खपाने वाला, फिर प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, फिर खपाने वाला, फिर प्राप्त करने वाला होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? कौन सा संदेश जो होता है संप्रेषण का माध्यम होता है? देखिए, किसी भी संदेश को संप्रेषित करने के लिए संप्रेषण द्वारा विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बोलकर या उच्चारित कर या लिखकर या शारीरिक हाव भाव भंगिमा के माध्यम से। ठीक है, तो इस सभी के द्वारा जो किया जा सकता है। तो संप्रेषण जो होता है उच्चारित, लिखित, भाव भंगिमा, ये सभी होगा। ऑप्शन डी लगेंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? देखिए, जब किसी संप्रेषक द्वारा किसी संदेश को संप्रेषित करने में संदेश तथा चिन्ह के सही तरीकों से संप्रेषित हो तो उसे प्रभावी संप्रेषण कहा जा सकता है। ठीक है, जब संदेश और चिन्ह सही संप्रेषित होते हैं तब उसे संप्रेषण प्रभावी कहा जाता है। ऑप्शन नहीं लगाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? धार्मिक संदर्भ, भौतिक या पर्यावरण संदर्भ, सामाजिक संदर्भ या मनोवैज्ञानिक संदर्भ? बताएंगे। जो संप्रेषण का संदर्भ नहीं है, धार्मिक संदर्भ, भौतिक या पर्यावरण संदर्भ, सामाजिक संदर्भ या मनोवैज्ञानिक संदर्भ? बताइएगा तुरंत। हाँ, भौतिक और पर्यावरण संदर्भ सही है। ऑप्शन बी। देखिए, भौतिक और पर्यावरण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को हम संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है, संप्रेषण की प्रक्रिया। जबकि धार्मिक संदर्भ को जो होता है हम क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं करती। तो यहाँ पर नहीं किया जाता तो ऑप्शन ए लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। जो संप्रेषण संदर्भ नहीं है वो कौन है? धार्मिक संदर्भ। तो ये ऑप्शन यहाँ विकल्प में जो लगाएंगे आप तो ए लगाइएगा, धार्मिक संदर्भ नहीं है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है। उदाहरण देना, चित्रमय प्रदर्शन या कहानी सुनना या प्रश्न पूछना। संप्रेषण प्रक्रिया में जब ध्वनि के माध्यम से अर्थात बोलकर कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है तो इसे शाब्दिक संप्रेषण कहा जा सकता है। बोले हैं, जबकि चित्रमय प्रदर्शन इत्यादि को अशाब्दिक संप्रेषण में रखा जाता है। किसमें? चित्रमय प्रदर्शन को क्या है? ये अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी लगाएंगे। अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत कौन होगा? चित्रमय प्रदर्शन। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? बताएंगे। कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण, दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्थान या दोषपूर्ण भाव भंगिमा? तो प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोध कौन है? दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलें। संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह एक गतिशील प्रक्रिया है। सही है। ऑप्शन ए लगा देंगे। तो सत्य बताना तो एक ही हो गया, पहला ही निकल गया तो ऑप्शन हो गया। आगे क्या बताएं? आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में जो होता है सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, सक्रिय श्रव्य या पूर्वाग्राही श्रव्य? जाहिर सी बात है सक्रिय श्रव्य किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में सबसे अधिक श्रव्य होता है सक्रिय। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत है जो प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? अस्पष्टता, अवधान, समन्वय या पदानुक्रम? कौन होगा? अस्पष्टता, अवधान, समन्वय सिद्धांत ये प्रभावी संप्रेषण सिद्धांत है, जबकि पदानुक्रम किसी संगठन से संबंधित होते हैं। पदानुक्रम क्या होता है? किसी संगठन से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 116, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? जो अशाब्दिक संप्रेषण है इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? किसी भी अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त होती है कि प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता का सांस्कृतिक प्रवेश एक समान होना चाहिए। प्रेषक और जो प्राप्तकर्ता है उसका जो सांस्कृतिक प्रवेश जो होता है एक समान होना चाहिए, जिससे कोई अवरोध उत्पन्न ना हो सके। ठीक है, तो प्रेषक और ग्राही दोनों की संस्कृतियां प्रवेश क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। ऑप्शन सी लगाएंगे, तभी अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब होगा। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त जो होता है प्राचल है? बताएंगे, पैरामीटर है। प्राचल मतलब पैरामीटर है। कौन सा संप्रेषण कौशल मूल्यांकन का सर्वाधिक जो होता है उपयुक्त पैरामीटर है या प्राचल है? अवरोध मुक्त संप्रेषण। देखिए, किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया को सफलता असफलता का पृष्ठपोषण जो होता है पृष्ठपोषण पर आधारित होते हैं। इसके बिना संप्रेषण क्रिया पूर्व अनुमानी नहीं होती है। ठीक है, किसके बिना? पहली चीज होना फीडबैक, जिससे कहते हैं संप्रेषण पैरामीटर। फीडबैक रहेगा तभी सबसे उपयुक्त माना जाएगा, तब पृष्ठपोषण होना आवश्यक है, अर्थात फीडबैक होना आवश्यक है। तो ये होगा कौशल से संबंधित क्वेश्चन थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो और कौशल से संबंधित आपको हम देंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो अंतर्वैयक्तिक कौशल से संबंधित होंगे, जहाँ से क्वेश्चन हमको ज़्यादा पूछा जाता है वही सारे क्वेश्चन देंगे। आप इसी को रिपीट कर लीजिएगा और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी को 2 बार रिपीट कर लीजिए। ठीक है।